जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज के सेट में हम लोग जीके, साइंस, हिंदी व्याकरण और मैथ्स का बिल्कुल एग्जाम के जैसा पेपर कवर करेंगे। बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो आज का पूरा सेट लगाइए और कितने क्वेश्चन आप कितने स्कोर कर पाते हैं ये सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। और जिनको भी ये बैच ज्वाइन करना है, क्लास का नोट्स चाहिए, PDF चाहिए, इसके लिए ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद किस प्रकार से बैच मिलेगा वो आपको क्लास के लास्ट में बताया जाएगा। फिलहाल ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसे नोट कर लीजिए। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। बिल्कुल CSBC के एग्जाम पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है राज्य के राज्यपाल के पास। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। राज्य का जो राज्यपाल होता है इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो कई बार आपको बता चुके हैं, भारत के राष्ट्रपति। राज्यपाल के लिए, राज्यपाल बनने के लिए मिनिमम उम्र पूछे तो 35 वर्ष है, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष है, उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और साथियों, आपके एग्जाम में अब बहुत ही कम दिनों का समय बचा हुआ है, इसलिए आप लोग जमकर तैयारी कीजिए और डेली क्लास कीजिए। क्लास का समय है शाम में 7:30 बजे और दूसरा क्लास है रात में 8 बजे। ठीक है, तो क्लास खत्म होने के बाद दोनों क्लास का जो PDF है वो आपको आंसर के साथ बिहार पुलिस के बैच में मिल जाएगा एप्लीकेशन पर। तो डेली प्रैक्टिस कीजिए। तो 26 नवंबर 1949 को मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस शब्द का उल्लेख नहीं है? तो इसका सही जवाब है धर्मनिरपेक्ष। आपको याद होगा 1976 का डेट, ठीक है, इसमें 42वां संविधान संशोधन होता है। इसके तहत प्रस्तावना में 3 नए शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता को। अब प्रस्तावना की बात करें, पूछा जाता है प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना को लिया गया है। प्रस्तावना को पहली बार संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को किया था। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि किस व्यक्ति ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था? तो N.A. पालकीवाला। याद रखिएगा, N.A. पालकीवाला, इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र बताया था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस विषय में संसद को भारतीय संविधान के अनुसार कानून बनाने की व्यापक शक्ति है? और साथियों, क्लास में हम आपको जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहे हैं आपको ध्यान से सुनना है, वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनेगा, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताएंगे सब कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा एप्लीकेशन पर। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9631887058। इस पर व्हाट्सअप मैसेज या फिर डायरेक्ट कॉल करके भी नोट्स के बारे में जानकारी ले सकती हैं। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है बैंकिंग। ठीक है, यहाँ पर बोला गया किस विषय में संसद को भारतीय संविधान के अनुसार कानून बनाने की व्यापक शक्ति प्राप्त है? तो बैंकिंग। बैंकिंग की बात करें तो ये संघ सूची के अंतर्गत आता है, जबकि पुलिस और कृषि ये दोनों आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है। और शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। संविधान का एक अनुसूची है 7वीं, इसी में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? चलिए, क्वेश्चन 4 के लिए आंसर बताइए। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो देखिए, सार्क की बात करें तो इसकी स्थापना पूछ सकता है। 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना होती है। सार्क का सदस्य देश कितना है? तो 8। सार्क में टोटल 8 सदस्य देश है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश,
नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान। इसमें से ईरान नहीं आता है, ये सार्क का सदस्य देश नहीं है। अगर आपसे पूछे कि बताइए G7 की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1975 में। ठीक है, G7 की स्थापना 1975 में किया गया था फ्रांस के द्वारा। आसियान की स्थापना पूछे, ठीक है, आसियान की स्थापना पूछे तो इसकी स्थापना होती है 1967 में। एशियाई विकास बैंक की स्थापना पूछे 1966 में। ठीक है, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना 1966 में। ये सब क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। आसियान की स्थापना 1967, एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966, G7 की स्थापना 1975, सार्क की स्थापना 1985। और साथियों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जिस प्रकार से क्लास में एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताया जा रहा है वो आपको पूरा यहाँ पर लिखा हुआ मिल रहा है, फुल डिस्कशन के साथ में, वन लाइनर फॉर्म में। ठीक है, तो क्लास के साथ साथ आप लोग इस नोट्स को भी साथ में तैयार करते चलिए। ये नोट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। ये नोट्स आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। इसके लिए यहाँ पर हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं। ये सेलेक्टेड क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तसोंगमो झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? एक भी क्लास को आपको छोड़ना नहीं है, रेगुलर क्लास कीजिए। तसोंगमो झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा ये सिक्किम में है। कहाँ पर है? सिक्किम में स्थित है। तसोंगमो झील की बात करें तो इसी को बोला जाता है चांगू झील। ठीक है, इसी को चांगू झील के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज्य के स्वामित्व में पारित होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? आगे अभी आपको मैथ्स के क्वेश्चन भी मिलेंगे। कल भी हमने मैथ्स का क्वेश्चन किया था लगभग 6 से 7, तो डेली हम आपको मैथ्स के क्वेश्चन भी करा रहे हैं, इसलिए पूरा प्रैक्टिस सेट को लगाइए। तो देखिए SBI की बात करें तो इसी का पुराना नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से SBI कब बना? तो 1955 में। कब बना था? 1955 में। यहाँ पर देख सकते हैं बी ऑप्शन में दिया हुआ है, पूरा डेट है 1 जुलाई 1955। भारत की पंचवर्षीय योजनाएं डैश में प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार की गई केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थी। बताइए भारत की जो पंचवर्षीय योजना है किस देश में प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार किया गया था? इसका आंसर है अमेरिका, USSR। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। अच्छा, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना होती है। अच्छा, पहली पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई थी? 1951 में, चला था 1956 तक। टोटल कितने पंचवर्षीय योजना? तो 12 पंचवर्षीय योजना। 1951 से 2017 के दौरान कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई। आगे देखिए, श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? बताइए। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि बिहार पुलिस से संबंधित आपसे एक भी क्लास मिस ना हो। तो श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? 2009 में। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। श्रीलंका की बात करें तो पूर्व का मोती कहा जाता है श्रीलंका को, और स्वर्ग वाटिका की उपमा दी जाती है श्रीलंका को। आगे देखिए, ग्राम सभा एक गांव के सभी लोगों की आम सभा है जिन्होंने वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। चलिए बताइए क्वेश्चन 9 के लिए आंसर क्या होगा? तो ग्राम सभा एक सभा के सभी लोगों की आम सभा है जिन्होंने 18 वर्ष की आयु, कितनी? 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है? और अगर आपको डेली क्लास का नोटिफिकेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। डेली क्लास का लिंक आपको टाइम पर मिल जाएगा। तो भारत, चाइना, म्यांमार, इसकी त्रिसंधि का निर्माण करता है कौन सा पर्वतीय दर्रा? तो ये है दीफू दर्रा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में
स्थित है? नाथुला दर्रा पूछे तो सिक्किम तिब्बत मार्ग पर स्थित है नाथुला दर्रा। जलेपला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम में है। तुजू दर्रा पूछे मणिपुर में है। स्वतंत्र भारत का पहली नदी बांध इनमें से किस नदी पर बनाया गया था? सही जवाब है दामोदर नदी पर। ठीक है, दामोदर नदी घाटी परियोजना आप सभी जानते हैं भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है जो कि 1948 में अस्तित्व में आया था। अगर आपसे पूछे किसने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। भाखड़ा नांगल परियोजना पूछे किस नदी पर है? सतलज नदी पर। इंदिरा गांधी परियोजना पूछे तो व्यास और सतलज दोनों पर। पोंग परियोजना पूछे तो व्यास नदी, पोंग परियोजना। नाथपा झाकरी परियोजना पूछे सतलज नदी। रामागुंडम परियोजना पूछे गोदावरी नदी। ये सब क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। प्लूटो बौना ग्रह की खोज किसने किया था? बताइए, प्लूटो बौना ग्रह की खोज किसने किया था? इसका आंसर है क्लाइड टॉमबाग ने। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। 2006 में आपको याद होगा 2006 में एक प्राग सम्मेलन हुआ था जिसमें प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था और इस प्रकार अब सौरमंडल में 8 ग्रह है। कामेत, नामचा बरवा, गुरला मंधाता निम्न में से किसके नाम है? तो कामेत, नामचा बरवा, गुरला मंधाता ये सभी के सभी हिमालय की पर्वत चोटियां हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। अगर आपसे पूछे हिमालय की कितनी पर्वत श्रेणियां हैं, तो हिमालय की 3 पर्वत श्रेणियां हैं। पहला है वृहत हिमालय, दूसरा है मध्य हिमालय, तीसरा है शिवालिक। ठीक है। अच्छा, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछे तो क्या है? माउंट एवरेस्ट। ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। अच्छा, माउंट एवरेस्ट जो नाम रखा गया था किसके नाम पर ये रखा गया है? तो भारत के पूर्व महासर्वेक्षक सर जॉर्ज एवरेस्ट। ये क्वेश्चन हम आपको पहले बता चुके हैं। माउंट एवरेस्ट का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? तो सर जॉर्ज एवरेस्ट। याद रखिएगा, सर जॉर्ज एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848.86 मीटर। पेसो किस देश की मुद्रा है? तो पेसो किस देश की मुद्रा का नाम है? इसका सही जवाब क्या होगा? डी, अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ पर है? तो ब्यूनस आयर्स। नाम यहाँ पे नाम लिख देते हैं, ब्यूनस आयर्स। ठीक है, अर्जेंटीना की राजधानी है। अगर आपसे पूछे ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील को बोला जाता है कहवा का पात्र। अगर आपसे पूछे कहवा का घर या फिर कहवा का पात्र किस देश को कहा जाता है? तो ब्राज़ील को कहा जाता है। मलेशिया की बात करें तो मलेशिया की मुद्रा का नाम क्या है? रिंगित। मलेशियाई रिंगित नाम है मलेशिया की मुद्रा। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? रैंड। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? रैंड। और यहाँ से क्वेश्चन और बनता है, दक्षिण अफ्रीका में पाई जाने वाली जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है उसको क्या कहते हैं? वेल्ड। ठीक है, वेल्ड घास का मैदान कहाँ पर है? तो दक्षिण अफ्रीका। ये सब क्वेश्चन ध्यान रखिए। बिहार सरकार की संबल परियोजना किससे संबंधित है? तो यह दिव्यांगजन से संबंधित है। ए ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? तो ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाया गया था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, कार्यकाल था 1969 से 74। आगे देखिए, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत भारत में कहीं भी सैन्य शासन को लागू किया जा सकता है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 34।
अनुच्छेद 34। मार्शल लॉ आपने सुना होगा। मार्शल लॉ की भारतीय संविधान में व्याख्या नहीं की गई है, पर इसका शाब्दिक अर्थ होता है सैन्य शासन। ठीक है, तो आर्टिकल 34 में सैन्य शासन के बारे में बताया गया है। 44वें संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, इसने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया? तो आपसे पूछा जा रहा है इस संशोधन से कौन सा अनुच्छेद आया था? तो आर्टिकल 300A। ठीक है, इसी में जोड़ा गया है संपत्ति के अधिकार को। पहले संपत्ति का अधिकार था मौलिक अधिकार, लेकिन जब यह संशोधन हुआ तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बनाकर 300A में किया गया। जब बस का एक ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है तो यात्री आगे की ओर गिर जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है गति का जड़त्व, ना कि विराम का जड़त्व। सी ऑप्शन आपका सही है। जड़त्व की बात करें तो ये द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अगर आपसे पूछे बताइए जड़त्व का मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा जड़त्व का मात्रक और विमा यानी कि डायमेंशन ये दोनों नहीं होता है। आगे देखिए, विद्युत हीटर का एलिमेंट निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का बना होता है? तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम की बात करें, नाइक्रोम जो है निकेल एवं क्रोमियम का मिश्र धातु है। निकेल और क्रोमियम के मिश्र धातु से बनता है नाइक्रोम। अगर आपसे पूछे जो विद्युत हीटर है इसका तार किस पर काम करता है, तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। विद्युत हीटर का तार जो है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। पानी का क्वथनांक बिंदु क्या है? चलिए इसका आंसर आप लोग अगर डी बता रहे हैं तो बिल्कुल सही है। 100 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक बिंदु है, और हिमांक बिंदु पूछे तो 0 डिग्री सेल्सियस। हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से डैश समूह द्वारा अलग होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो मेथिलीन। हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य जो है पिछले सदस्य से मेथिलीन समूह द्वारा अलग होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। यहाँ से आपको कुछ क्वेश्चन बताते हैं। जैसे हाइड्रोकार्बन की बात करें तो एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को बोला जाता है एल्केन। क्या बोला जाता है? एल्केन, या इसी को बोलते हैं पैराफिन। तो अगर आपसे पूछे कि बताइए किस हाइड्रोकार्बन को एल्केन या पैराफिन कहते हैं, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को। और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, वो कहलाता है एल्काइन। क्या कहलाता है? एल्काइन। और एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। कल भी हमने आपको बताया था एल्केन, एल्किन, एल्काइन तीनों का सूत्र हमने आपको बताया था। चलिए आगे देखते हैं। तार सप्तक का संपादन किसने किया था? तो तार सप्तक का संपादन किसने किया था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? अज्ञेय। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, अज्ञेय। स्वदेशी कविता के लेखक कौन है? बताइए स्वदेशी कविता के लेखक कौन है? तो प्रेमघन है। कौन है? प्रेमघन। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिक्शा एक शब्द है, बताइए तत्सम, तद्भव, देशज या फिर विदेशज। तो रिक्शा जो है अंग्रेजी का शब्द है, ये विदेशज शब्द है। ठीक है, ये विदेशज शब्द है। निम्न में कौन सा शब्द यौगिक नहीं है? तो यौगिक शब्द क्या होता है? दो सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्दों को यौगिक कहते हैं। जैसे रसोई घर की बात करें तो यहाँ पे दो सार्थक शब्द है, एक रसोई, दूसरा है घर। तो यहाँ पे दोनों का अर्थ कुछ न कुछ है। ठीक है, रसोई का भी अर्थ होता है और घर का भी अर्थ है। पाठशाला में भी देखिए पाठ प्लस शाला,
ठीक है। तो शाला मतलब होता है घर, पाठ मतलब पढ़ना, यानी पाठशाला, पाठ के लिए शाला, ये भी इसका सही है। पनघट की बात करें तो यहाँ पर पन का भी अर्थ होता है और घट का भी अर्थ होता है। जबकि कमल की बात करें, इसको अगर तोड़ेंगे तो यहाँ पे किसी का भी अर्थ नहीं निकलेगा, यानी कि ये यौगिक नहीं है। मोर शब्द क्या है? तो सबसे आसान क्वेश्चन है, मोर शब्द आपका तद्भव है। कैसे? तो जो हिंदी का शब्द होता है वो तद्भव होता है। तो मोर का संस्कृत तो मयूर होता है, तो मयूर आपका तत्सम हो गया, इसी का हिंदी रूपांतरण मोर है, तो ये आपका तद्भव है। निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंगे हैं? बताइए, इसमें से कौन सी यांत्रिक तरंगे हैं? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब है ध्वनि तरंगे। ये एक यांत्रिक तरंगे हैं। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगों के साथ साथ ये अनुदैर्घ्य तरंग का भी उदाहरण है। अनुदैर्घ्य तरंग। सघन माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की गति में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? बताइए, सघन माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की गति में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो अपवर्तक सूचकांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्तक सूचकांक। एक धनावेशित वस्तु और ऋणावेशित वस्तु को समीप लाने पर उनके बीच कौन सा बल लगेगा? यानी कि एक धनावेश है, दूसरा ऋण आवेश है, दोनों को अगर नज़दीक लाएंगे तो आकर्षित होगा। दोनों क्या होगा? आकर्षित होगा। अगर एक धनावेशित है, दूसरा भी धनावेशित है, तो ये क्या होगा? प्रतिकर्षण बल इसमें लगेगा। अगर पहला ऋणावेशित है, दूसरा भी ऋणावेशित है, तो इसमें भी प्रतिकर्षण बल लगेगा। आकर्षण बल अपोजिट में लगेगा, एक प्लस दूसरा माइनस में। तो यहाँ पर एक धनावेशित है, दूसरा ऋणावेशित है, तो यहाँ पर होगा आकर्षण बल। साफ साफ कहने वाला, बताइए इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं, साफ साफ कहने वाला को अस्पष्टवादी। क्या बोलते हैं? अस्पष्टवादी। अकथनीय क्या है? तो जिसे कहा नहीं जा सके। कटुभाषी क्या है? कटु भाषा बोलने वाला। मृदुभाषी क्या है? तो मधुर भाषा बोलने वाला। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। याद रखिएगा। निम्न में से कौन देशज शब्द नहीं है? तो यहाँ पर देशज शब्द कौन नहीं है? तो स्टेशन, ये एक अंग्रेजी का शब्द है, इसलिए विदेशज शब्द है। जबकि लोटा, पगड़ी, खिड़की, ठीक, खिचड़ी, ये हम सभी बोलचाल की भाषा में अपने देश में ही बोलते हैं, तो ये आपका देशज है। जबकि स्टेशन क्या है? ये एक विदेशी शब्द है, इसलिए विदेशज है। सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3, ठीक है, HNO3, और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl अम्ल का डैश के अनुपात में मिश्रण एक्वारेजिया कहलाता है। कई बार आपको बता चुके हैं, यहाँ पे क्वेश्चन उल्टा पुल्टा भी होता है। नाइट्रिक अम्ल जो होता है ये 1 अनुपात में होता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 अनुपात में होता है। तो सबसे पहले नाइट्रिक अम्ल है तो क्या होगा? 1, उसके बाद HCl है तो 3, तो इसका आंसर होगा 1:3। कभी कभी परीक्षा में पहले क्या करेगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल देगा, बाद में नाइट्रिक अम्ल, तब आपका आंसर हो जाएगा 3:1। बस आपको इतना ध्यान रखना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 में होता है और नाइट्रिक अम्ल 1 अनुपात में होता है, तो ये 1:3 इसका सही जवाब है। अम्ल की बात करें तो स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन आबंध निम्नलिखित में से किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो ये है हाइड्रोजन फ्लोराइड, यानी कि HF। सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगर पूछे जल में कौन सा बंध पाया जाता है तो हाइड्रोजन बंध पाया जाता है जल में। अमोनिया की बात करें NH3 अमोनिया, इसका निर्माण किस विधि द्वारा होता है? तो हैबर विधि के द्वारा। हैबर विधि के द्वारा अमोनिया का निर्माण होता है।
परिवर्तनीय संयोजकता द्वारा प्रदर्शित की जाती है। इसको डायरेक्ट याद रखिएगा, संक्रमण तत्व, परिवर्तनीय संयोजकता संक्रमण तत्व द्वारा प्रदर्शित की जाती है। परमाणु संख्या 57 वाला तत्व किससे संबंधित है? तो ये पहले भी बता चुके हैं, 57 लैंथेनॉइड्स का परमाणु क्रमांक है, ठीक है, लैंथेनम जिसको बोलते हैं, और ये डी ब्लॉक का तत्व है, डी ब्लॉक। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। टार्ट्रिक अम्ल किसमें टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है? नींबू में, आंवला में, कच्चे आमों में या फिर अंगूरों में? तो टार्ट्रिक अम्ल एक तो पाया जाता है अंगूर में, ठीक है, अंगूर में, ये बिल्कुल सही है, और दूसरा यहाँ पर हो जाएगा कच्चे आम में। तो 3 और 4 दोनों होगा, अगर इमली होगा तो इमली में भी पाया जाता है। तो टार्ट्रिक अम्ल ये आपका किस में होगा? कच्चा आम और अंगूर। 3 4 देखिए किस ऑप्शन में 3 4, तो यहाँ पर देख सकते हैं सी ऑप्शन में दिया हुआ है 3 4। इमली में भी टार्ट्रिक अम्ल ही होता है। नींबू संतरा में साइट्रिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। कॉलम ए में बैक्टीरिया दिया हुआ है, कॉलम बी में उत्पाद दिया हुआ है, यानी कि साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ब्यूट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, और यहाँ पर इधर बैक्टीरिया का नाम दिया हुआ है। आपको बताना है लैक्टिक अम्ल में कौन सा बैक्टीरिया, साइट्रिक अम्ल में कौन सा बैक्टीरिया होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लैक्टिक अम्ल की बात करें, ये हम सभी जानते हैं, इसमें होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस जीवाणु। तो डी का 4 दिया हुआ है, ये बिल्कुल आपका सही है। एसिटिक अम्ल की बात करें, इसमें होता है एजेटोबैक्टर, एसिटिक अम्ल होता है एजेटोबैक्टर। आपको पूरा मिलाने की भी जरूरत नहीं है। अब देख लीजिए डी का 4 और बी का 1 किसमें है? बी का 1, डी का 4। तो यहाँ पर ए लिख दीजिए, ये बी, ये सी, डी। तो हमने यहाँ पे क्या बोला? बी का 1, डी का 4। तो यहाँ पर बी का 1, डी का 4 देख सकते हैं, बाकी एक भी ऑप्शन में नहीं है, तो पहला वाला ही ऑप्शन सही है। और ब्यूट्रिक अम्ल आपका हो जाएगा कौन सा? तो इसमें हो जाएगा ये, और साइट्रिक अम्ल में ये, ठीक है, इसको अच्छा से देख लीजिएगा। बाकी क्लास खत्म होने के बाद ये पूरा PDF मिलेगा आंसर के साथ में। कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंध रहित गैसें हैं? तो ये है शून्य समूह, ठीक है, शून्य समूह। पीरियोडिक टेबल का जो 18वां समूह है, इसी को बोला जाता है शून्य समूह। इसी में अक्रिय गैस को रखा गया है। अक्रिय गैस को उत्कृष्ट गैस या फिर नोबल गैस भी कहा जाता है। कौन कौन सा अक्रिय गैस है? तो हीलियम है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये अक्रिय गैस है, ठीक है। अच्छा, अक्रिय गैस की अंतिम कक्षा जो होती है वो पूर्णतः भरी होती है, जिसके कारण इसकी प्रकृति अक्रिय होती है। सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? साथियों, सेशन के लास्ट में बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट कीजिएगा आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो बड़ी आंत का सिग्मोइड कोलन जो है बड़ी आंत का भाग है। छोटी आंत की बात करें, इससे आंतरिक रस निकलता है। तो एक दिन में मनुष्य की छोटी आंत से लगभग 2 लीटर तक आंतरिक रस निकलता है। आंतरिक रस में जैसे आपका माल्टेज हो गया, इरेप्सिन, लाइपेज, सिक्रेज, ठीक है, ये सभी क्या है? आपका पाचक एंजाइम है, आंतरिक रस से निकलने वाला। विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है? इसका सही जवाब है प्रोथ्रोम्बिन। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन का निर्माण यकृत द्वारा होता है। प्रोथ्रोम्बिन एक प्रकार का प्रोटीन है, इसका निर्माण यकृत के द्वारा होता है, ध्यान रखिएगा। इसका काम क्या है? तो यह एक थक्का बनाने का मुख्य कारक होता है, रक्त को थक्का बनाता है प्रोथ्रोम्बिन। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका सही है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। निम्न में से कौन सा जीवाणु अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करता है? तो ये क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोकोकस और नाइट्रोबैक्टर, दोनों। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखिए,
रुधिर संचरण लेन देन के लिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ रक्त जाता है, दूसरे तरफ प्राप्त करता है। तो यहाँ पर ए है और बीच में डैश है। यहाँ पर ब्लड ग्रुप बी है, फिर डैश है, फिर यहाँ पर भी डैश है। टाइप करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो रक्त जाता ए, प्राप्त करता ए बी। तो कहने का मतलब है जो ब्लड ग्रुप ए है, यहाँ पर ए और ए बी दिया हुआ है, तो ये किसको किसको दे सकता है, ए। तो यहाँ पर ए और ए बी बिल्कुल सही है। ब्लड ग्रुप ए जो है ये ए को दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है, ये वाला सही है। फिर यहाँ पर ब्लड ग्रुप बी की बात करें तो ये बी और ए बी दोनों को दे सकता है, ये भी सही है। ब्लड ग्रुप ए बी की बात करें ये सभी से, यानी कि ब्लड ग्रुप ए बी जो है आप सभी जानते हैं इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, इसमें एंटीजन होता है। और ए बी को बोला जाता है सर्वग्राही, सर्वग्राही यानी ए बी जो है सभी से प्राप्त कर सकता है। ओ दिया है कि किसी को नहीं दे सकता, ये गलत है। ब्लड ग्रुप ओ को बोला जाता है सर्वदाता, सर्वदाता ये सभी को दे सकता है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है नहीं दे सकता है, तो ये वाला ही आपका गलत है। ठीक है, डी वाला गलत है, बाकी सब सही है। और ब्लड ग्रुप का पता किसने लगाया था, कार्ल लैंड स्टीनर ने। शरीर के किन भागों में रक्त का प्रवाह तेज होता है, बताइए। तो शरीर के महाधमनी में रक्त का प्रवाह तेज होता है। एक होता है धमनी, एक होता है शिरा। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है धमनी में बताइए कौन सा रक्त होता है, तो शुद्ध रक्त। धमनी में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, जबकि शिरा में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। इनमें से कौन सा शैवाल समुद्री पानी में बहुत गहराई में मिल सकता है, तो ये है भूरी शैवाल। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी। और शैवाल की बात करें तो ये स्वपोषी होता है। क्यों, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसी कारण ये स्वपोषी की तरह कार्य करता है। अच्छा, पृथ्वी पर जो सबसे अधिक ऑक्सीजन उत्पादन करता है वो कौन करता है, तो यही शैवाल करता है। ठीक है, पृथ्वी पर सर्वाधिक ऑक्सीजन उत्पादक शैवाल है। पादप विषाणुओं में प्रायः होता है। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से लगाइएगा। तो पादप विषाणुओं में RNA होता है, RNA। चलिए मैथ्स का क्वेश्चन देखिए। एक संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है। बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, जिससे तुलना हो रहा है उसको मानिए। तो यहाँ पर देखिए तुलना का मतलब जिसमें से मिल जाए या का, की, के कुछ भी मिले उसको मानना है। तो एक संख्या जो है दूसरी संख्या से तुलना हो रहा है, तो मान लेते हैं दूसरी संख्या सेकंड नंबर मान लेते हैं 100 है। तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, तो बोला गया एक संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है, यानी अगर दूसरा 100 है तो पहला 150 है। 50 अधिक का मतलब 150। अब बोल रहा है तो दूसरी संख्या ये वाला, ध्यान दीजिए ये वाला दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है। तो देखिए 100 जो है 150 से कितना कम है, आप बोलेंगे 50 कम है। 50 कम किससे है, 100 से कि 150 से, तो 150 से कम है। तो इसको नीचे रखिए और गुना कर दीजिए 100 से, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। 5 से 3, 5 से 2, तो 100/3। और 100/3 का मतलब होता है 33.1/3%, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। साथ ही उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। निम्नलिखित संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले संख्याओं को हम लोग आरोही क्रम में लिखते हैं, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में इसको लिखते हैं। तो बढ़ते हुए क्रम में इसको लिखिए। तो सबसे छोटा 16 है, 16 के बाद क्या आएगा 17, 17 के बाद 18, 18 के बाद फिर 19 आएगा, फिर 20 आएगा, 20 के बाद यहाँ पर देख सकते हैं 25 है, फिर आपका 28 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 30, 30 के बाद 35 है, और 35 के बाद लास्ट में 38 है। तो सबसे पहले आरोही क्रम में हमने लिख दिया। उसके बाद माध्यिका में आपको बीच वाला संख्या लेना है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो 10 में अगर 5 5 लेते हैं तो बीच में कुछ नहीं बचेगा। एक काम कीजिए, दोनों ओर से 4 4 लीजिए, 1 2 3 4,
ठीक है, इधर से भी 4, तो बीच में क्या बचा 20 + 25। तो आप क्या कीजिए 20 + 25 को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 25 20 कितना होता है 45, और 45/2 यानी कि 22.5। देख सकते हैं डी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो साथियों आज का ये सुपर प्रैक्टिस सेट यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आज का सेट आपको कैसा लगा और कितना आपने स्कोर किया है, साथ में डिस्ट्रिक्ट का नाम भी लिखिए। और जिनको भी ये पूरा क्लास का नोट्स और क्लास का PDF आंसर के साथ में चाहिए, आपको क्या करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। आइए आपको बता देते हैं किस प्रकार से मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है बैच। इसके लिए सबसे पहले आपको ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर सर्च कर लीजिए। तो जैसे ही डाउनलोड करेंगे उसके बाद आपको ओपन करने के बाद ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। फिर सबसे ऊपर ही बिहार पुलिस का बैच है, बाय नाउ करके इस बैच को ले सकते हैं। मात्र 119 में ये बैच मिल रहा है। पेमेंट करने के बाद किसी भी प्रकार की समस्या हो तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज कीजिए। इसमें क्या क्या मिलेगा, तो आज से पहले जितने भी क्लास हुए हैं, चाहे वो सब्जेक्ट वाइज क्लास हो, सभी क्लास मिल जाएंगे और सभी क्लास का PDF आंसर के साथ में। 2024 का जो क्वेश्चन बैंक है 2010 से लेकर 2024 तक में वो दिया जा रहा है। बूस्टर GK में क्लास का नोट्स मिलेगा। जो भी क्लास में एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताए हैं वो 1 लाइनर फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा। इंपॉर्टेंट यहाँ पर देख सकते हैं शॉर्ट नोट्स मिलेगा। इस प्रकार से देख सकते हैं छोटा छोटा नोट्स मिल जाएगा, जैसे चर्चित महापुरुषों का समाधि स्थल, इस प्रकार से जो नोट्स होता है ये मिल जाएगा आपको शॉर्ट नोट्स। प्लस कुछ आपको ट्रिक भी मिल जाएगा, जो GK याद नहीं होता है तो ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। स्पेशल बिहार GK का भी नोट्स आपको मिल जाएगा। तो आप लोग देर मत कीजिए, बहुत ही कम दिनों का समय बचा हुआ है और ये जो ऑफ़र है मात्र मई के लिए है। ठीक है, मई के बाद ये ऑफ़र समाप्त हो जाएगा।